स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर रखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, थॉमसन मॉडल के बारे में और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को लेते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। यानी पहले जो दो मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, थॉमसन और रदरफोर्ड, वो दोनों मॉडल डिस्कार्ड हो गए थे। किस वजह से हुए थे पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार फिर से देख लेंगे। और कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए थे फिजिक्स में जिसकी वजह से आपका बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम डिस्कवर हुआ था। कैसे डेवलपमेंट हुए थे वो भी देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक बार देख लें थॉमसन मॉडल क्या था आपका। थॉमसन क्या था कि पॉजिटिव चार्ज था, स्पेयर था, उसके बीच में आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था। पूरा स्पेयर आपका वाटरमेलन मॉडल था। पूरा स्पेयर आपका रेड कलर का जो पार्ट होता है उसे पॉजिटिव स्पेयर मान लिया गया था, और जो उसमें सीड्स होते हैं वो आपके नेगेटिव चार्जेस थे। इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरा मॉडल क्या आया था आपका, रदरफोर्ड मॉडल आया था, जिसमें ऐसा बताया गया कि बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव सेंटर होता है, और साइड में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड करते हैं, है ना। और जो भी पाथ में रिवॉल्व करते हैं उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट बुलाते हैं। लेकिन इसमें क्या बताया गया था कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली आपका एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो जब सर्कुलर मोशन में होगा तो वो ऑब्वियसली एक्सेलरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेगा। जब वो एनर्जी को इमिट करेगा तो उसका जो पाथ है वो छोटा होता जाएगा और स्पाइरल पाथ लेके वो जाके अल्टीमेटली आपका न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये एटम की स्टेबिलिटी को ही क्वेश्चन कर रहा था, तो इसीलिए इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। तो कुछ डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट मॉडल दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो कौन से डेवलपमेंट है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी जो रेडिएशंस होते हैं उसका ड्यूअल नेचर। यानी पहले ऐसा एज्यूम किया जाता था कि जो रेडिएशंस होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं, बट लेटर वन ऐसा बताया गया कि जो रेडिएशंस होते हैं वो आपके पार्टिकल नेचर के भी होते हैं, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। तो इसकी वजह से ये भी एक वजह है आपका बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम डिस्कवर करने का। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन द एटम। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसकी वजह से ऐसा एज्यूम किया गया था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है आगे की स्लाइड्स में हम लोग देख लेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसको सिर्फ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, यानी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं आपके एटम में वो क्वांटाइज है, यानी फिक्स एनर्जी के हैं, इसी को एज्यूम करके उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था। ठीक है, अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये दो आपके डेवलपमेंट्स थे जिनकी वजह से बोर मॉडल का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो एक एक करके सारा ये जो डेवलपमेंट्स है, जो भी इनकी डिस्कवरीज हैं, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे हम। तो पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आखिर होता क्या है, ये रेडिएशन के बारे में जो हम लोगों ने बात की, तो ये होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते क्या हैं। सो रेडिएशंस विच आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि टर्म इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा। तो ऐसे रेडिएशंस जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड होती है लाइट की दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी से ये ट्रेवल करता है। यानी इस रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी स्पीड कितनी होगी, जितनी लाइट की स्पीड होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पॉइंट है द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर
एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यानी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और साथ ही साथ वो किसके परपेंडिकुलर होगा, जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके। जैसे कि यहाँ नीचे में देखिए आप लोग, अगर एक्स एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो वेव है वो प्रोपगेट कर रहा है, तो इसके वाई एक्सिस में आपका सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जेड एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा होता है, जो वेव जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है, उसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और देन दोनों के परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, सेकेंड है आपका, थर्ड है कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे बहुत सारे आपके, जैसे लाइट हो गया, ठीक है, साउंड हो गया, इन सबको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। नेक्स्ट है आपका, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन वेव्स की, जो भी रेडिएशंस होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पहले क्या माना जाता था कि इनकी वेव नेचर होता है। ठीक है, वेव नेचर होता है, तो अब इन वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जैसे कि किसी भी इंसान को बताने के लिए उसका हाइट, वेट, ये सब हम लोग देखते हैं, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना छोटा है। उसी तरह वेव्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको बताने के लिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपका वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो अब ये सपोज कर लीजिए नीचे में आपका एक वेव दे रखा है, इसका जो टॉप मोस्ट पीक पॉइंट है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, सो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट क्रेस्ट, यानी जो एडजेसेंट क्रेस्ट है, यानी दो एडजेसेंट पीक्स हैं वेव की, उनके बीच के डिस्टेंस को, या फिर जो लोएस्ट पीक हैं उसके बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, वेवलेंथ बुलाते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। अब लेंथ है तो ऑब्वियसली मीटर होगा, लेकिन वेवलेंथ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए इसको नैनोमीटर में भी हम लोग देखते हैं, या फिर एंगस्ट्रम में नापते हैं। अलग अलग यूनिट्स हैं। फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया, इस पे देखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स यहाँ से गुजर रही हैं, कितनी वेव्स यहाँ से पास हो रही हैं, उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे, फ्रीक्वेंसी बुलाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास होंगी उसी को फ्रीक्वेंसी बुलाएंगे। इसका यूनिट है सेकेंड इनवर्स, जिसको हर्ट्ज भी बुलाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, हर्ट्ज। ठीक है, साइकिल्स पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड में हम लोगों ने इस पॉइंट पे कितने साइकिल्स यानी कितने वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसीलिए साइकिल्स पर सेकेंड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू का c बाई लैम्डा। ठीक है, न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। 2-3 बार बोलोगे c इक्वल टू न्यू लैम्डा। c यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ये जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, ठीक है, इसकी क्रेस्ट की या फिर ट्रफ की, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। तो ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट देखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, न्यू इनवर्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जो लैम्डा है इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1 बाई लैम्डा इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स होता क्या है, इसका जो मीनिंग है क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर ऑफ लेंथ, दैट इज पर यूनिट लेंथ। अब हम लोगों ने देखा था फ्रीक्वेंसी को किस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया था कि एक पॉइंट से कितने 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर रही है, उसको हम लोग क्या बुला रहे थे, फ्रीक्वेंसी बुला रहे थे। वेव नंबर क्या है कि 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने लेंथ ले लिया, अब इसमें कितनी वेव्स हैं उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, वेव नंबर बुलाते हैं। ठीक है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं 1 यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं।
ठीक है, इसको 1/λ से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट इसका है मीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्डा का क्या होता है, मीटर होता है, तो 1/λ का क्या होगा, मीटर इनवर्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या होते हैं रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है देखते हैं इसे। अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस ऑफ ऑल काइंड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जितने भी टाइप्स के रेडिएशंस होते हैं आपके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, उनको जब हम लोग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी यानी इनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो या फिर इंक्रीजिंग वेवलेंथ के टर्म्स में जब अरेंज करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम को क्या बुलाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आप लोग को नजर आ रहा है ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा स्पेक्ट्रम है आपका, ये AM करके है, ठीक है, रेडियो वेव्स हैं ये सारे आपके रेडियो वेव्स हैं। टीवी हो गया या FM हो गया, AM जो होता है आप लोग का रेडियो सिग्नल होता है, FM भी आपका रेडियो सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये आपके पूरे रेडियो वेव्स हो गए। देन आपका माइक्रोवेव आ जाएगा, फिर इंफ्रारेड, अल्ट्रा, बीच में आपका विजिबल है, देन अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, एंड इस साइड में आपका कॉस्मिक रेज होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गए। तो उनकी अरेंजमेंट को क्या बुला रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बुला रहे हैं। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि एक छोटा सा रीजन जो है इस पूरे रेडिएशन का, स्पेक्ट्रम का छोटा सा जो रीजन है वही आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, विजिबल रीजन इंडिकेट कर रहा है, उसी में आपका पूरा ये कलर विबग्योर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं, विबग्योर पूरा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वायलेट टू रेड। अब इसमें विबग्योर का देख लीजिए, R सबसे लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब R का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और पीछे में हम लोगों ने देख रखा था वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स का क्या देखा था, फॉर्मूला क्या था, न्यू इक्वल्स टू C/λ। तो ये इनवर्स का रिलेशन है, तो जहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो रेड वाले की फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज्यादा होता है। इसी तरह वायलेट वाले की फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी और वेवलेंथ आपका कम होगा। ठीक है, तो बस एक छोटा सा रीजन आपका कंट्रीब्यूट करता है विजिबल में जो हमें नजर आता है। इसके आगे वाला या फिर इसके पीछे वाला जो भी रीजन है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, ये में से कोई सा भी हम लोग को नजर नहीं आता है, बस हम लोग को इतना सा नजर आता है। ठीक है, इसका वेवलेंथ कहाँ है, कितना है, वो एक चीज आप लोग को याद करने वाली है कि 400 नैनोमीटर से, ठीक है, वायलेट का कितना होता है 400 नैनोमीटर होता है और रेड का 750 नैनोमीटर अराउंड, इतने में आपका विजिबल रेंज आता है। ये वेवलेंथ दे रखा है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, इट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ओके, अब सपोज कोई ये मटेरियल है आपका, इसके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ रही है। ठीक है, अब 3 कंडीशन हो सकती है, रेडिएशन पड़ रही है तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा। 3 कंडीशन हो सकती है क्या, कि जो अपनी एनर्जी जब इस पे रेडिएशन इस पे पड़े, इस सब्सटेंस पे पड़े, तो या तो कुछ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, कुछ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ को ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर ये उसको ट्रांसमिट कर सकता है। 3 कंडीशन हो सकती है, या तो वो उसको एब्जॉर्ब करे, या फिर उसको वो रिफ्लेक्ट करे, या फिर उसको वो ट्रांसमिट करे। ठीक है, अब क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर दिया ठीक है, ट्रांसमिट कर दिया ठीक है, लेकिन जिसको एब्जॉर्ब किया होता है, अभी क्या है यहाँ पे सराउंडिंग में जिससे हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम है। ठीक है, तो ये अपना टेम्परेचर या अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इस बॉडी को। ठीक है, अगर सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका कम है और इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो एब्जॉर्ब कर रखा है इसने उसको ये इमिट करना शुरू करेगा। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा आपका बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना, टेम्परेचर जो होता है या एनर्जी जो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर हमेशा ट्रांसफर होता है।
ठीक है। तो पहले टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा था तो इसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। आइदर ट्रांसमिट करेगा या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा या फिर एब्जॉर्ब कर देगा। तो जितना एब्जॉर्ब किया था उसने एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया। अब कंडीशन क्या है कि अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो ये उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। जितना इसने एब्जॉर्ब किया था उतना ये इमिट करना शुरू करेगा, बाहर जितना खाया था उतना निकालना शुरू करेगा। अब इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज आप हो, ठीक है, ये गए आप लोग दिवाली में किसी के घर, उसने आपको मिठाई का डिब्बा आपके आगे रखा जिसमें अलग अलग किस्म की मिठाई थी, ठीक है। जो आपको पसंद थी आपने उसमें से उठा लिया, यानी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। जो थोड़ी सी कम पसंद थी वो आपने क्या किया, आपके साथ आपका भाई भी गया है, चाहे पड़ोसी वड़ोसी जो भी गया है, उसको ट्रांसमिट कर दिया, उसको दे दिया कि लो लो तुम भी लो। जो आपका फेवरेट था वो आपने उठा लिया और उसको ट्रांसमिट कर दिया तुम भी लो। और जो आपको नहीं पसंद था वो आपने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया कि बस हो गया, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती है, आइदर एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है या फिर रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं तीनों चीज़ों को। अगर किसी बॉडी ने कुछ एब्जॉर्ब कर रखा है तो वो उसको इमिट करेगा, वो अपने पास नहीं रखेगा। अगर टेम्परेचर जहाँ पे भी उसको लो दिख रहा है या फिर एनर्जी कहीं लो दिख रही है तो जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर रखी है उस एनर्जी को वो इमिट करना शुरू कर देगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है, एक तो ऐसी आइडियल बॉडी होती है जो हर तरह के ऑब्जर्वेशन को, हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकता है और इमिट कर सकता है, उसी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जो भी रेडिएशन वो इमिट करता है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन बुलाते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक रियल लाइफ सिचुएशन देख सकते हैं कि कभी शॉप में अगर गए होंगे, आयरन वाली शॉप जो होती है, ब्लैक स्मिथ वाली, लोहार वहार की, तो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं वो आयरन रॉड को हीट कर रहा होता है। तो आयरन रॉड पहले तो लाइट येलो कलर में, डल येलो कलर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो आपका और ब्राइट रेड कलर में नज़र आने लगता है, देन वो ऑरेंज होता है, उसके बाद से आपका येलो होता है, फिर आपका वाइट होता है और फाइनली वो आपको ब्लू कलर में नज़र आता है, ठीक है। सो ये कलर वेरिएशन आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होता है जब वो आयरन रॉड को हीट कर रहा होता है। तो जब हम लोगों ने रेडिएशंस को वेव नेचर का समझा था, तो जो वेव होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। पीछे में हम लोगों ने देख रखा था रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, सारा कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है। तो अगर सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं ये वेवलेंथ है आपका इस टर्म्स में और ये आपका इंटेंसिटी है, ठीक है। तो जब हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि इनिशियली तो हम लोग को इस रीजन में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, कोई कलर चेंजेस हम लोग को नज़र नहीं आ रहे थे। देन उसको जब हीट किया, अब किसी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो क्या करेगा, अभी बताया था मैंने कि अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करना शुरू करता है, लोअर टेम्परेचर को अपनी एनर्जी देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब जब टेम्परेचर उसको हीट किया हम लोगों ने तो उसने क्या किया, इमिट करना शुरू किया। तो पहले उसने रेड इमिट किया, देन आपका इस तरह से कंटिन्यूअसली फाइनली वायलेट कलर में वो चला जाएगा, इमिट करता रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग रेडिएशंस को कंटिन्यूअस मानते हैं तो वायलेट के बाद एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए जब वो आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में चला जाए, ठीक है। जो रेडिएशन इमिट करे वो कौन सा रेडिएशन इमिट करे, आपका अल्ट्रा वायलेट इमिट करे। और जब अल्ट्रा वायलेट इमिट करेगा तो वो हम लोग को नज़र नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को नज़र आता नहीं है। तो इसका मतलब जो भी मटेरियल या जो भी आयरन रॉड हीट हो रही है वो वायलेट के बाद हम लोग को इनविजिबल हो जाना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए था। लेकिन ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का कलर इमिट करता ही है कोई ना कोई सब्सटेंस, ठीक है। दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि जो रेडिएशंस होते हैं वो आपके कंटिन्यूअस नहीं है, वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यही आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। तो इसी एक्सपेरिमेंट में आपका पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिस्कवरी हुई थी। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो कौन से नेचर का होता है, पार्टिकल का होता है। इससे पहले तक हमें पता था कि वो वेव नेचर का होता है। और ये किसने बताया था, हमारे
मैक्स प्लैंक ने बताया था। इन्होंने ही हमको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी, जिससे हमें ये पता चला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, अब क्या है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक एक करके देखते हैं। द एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। जो एनर्जी होती है जो एब्जॉर्ब्ड होगी या रेडिएट होगी किसी बॉडी के थ्रू, वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, वो डिसकंटिन्यूअस होगी और छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होगी। ठीक है, यानी रेडिएशंस की जो एनर्जीज होती हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ईच पैकेट्स इज कॉल्ड क्वांटम। जो छोटे पैकेट्स होते हैं, सबसे छोटा पैकेट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे। ठीक है, तो ईच पैकेट इज कॉल्ड एज क्वांटम। सिंगुलर होता है तो उसको क्वांटा बुलाते हैं, प्लूरल होता है तो क्वांटम बुलाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। अगर लाइट की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, फोटोन बुलाएंगे। द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यानी हर क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। यानी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होगी। सो यही यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में दे रखा है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि जो भी ये एक्सपेरिमेंट था वो प्लैंक्स जी का था, उन्होंने ही बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो कांस्टेंट का भी क्या नाम, प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू याद करना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब हम लोगों ने पीछे में देखा था C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा या फिर न्यू इक्वल्स टू C बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे में देखा था। तो अब हम लोग यहाँ पे न्यू की जगह C बाई लैम्डा कर देंगे तो एनर्जी का हम लोग को दूसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा, E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, E इक्वल्स टू H न्यू, तीन फॉर्मूले हो गए आपके, E इक्वल टू H न्यू, C इक्वल टू न्यू लैम्डा एंड दिस वन E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। ये तीन फॉर्मूले हो गए जिसको आपको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये भी एक तरह का फिनोमेना है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा रेडिएशन होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, गिवन बाय योर फेवरेट आइंस्टीन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको दे रखा था, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इसी के एक्सप्लेनेशन के लिए फिजिक्स में। तो फिनोमेना क्या है? इट इज द फिनोमेना इन विच द सरफेस ऑफ अल्कली मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सीजियम हैविंग लो आईपी। आईपी क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अगर कोई एटम है, ठीक है, उसके अराउंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबसे कम एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एटम के बाहर निकाला जा सके। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, इसके आगे का जो डिटेल में होगा आईपी हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग नॉकआउट कर सके किसी एटम के अंदर से, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल बुलाते हैं। ठीक है, तो फिनोमेना है जिससे सरफेस in which the surface of alkali metals cesium and potassium emits electron when a beam of light with high frequency is made to fall on them। अगर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर फॉल करते हैं सरफेस पे मेटल की, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एक पूरा सेटअप तैयार कर रखा है, एमिटर लगा रखा है देखने के लिए कि करंट फ्लो करता है कि नहीं। जब लो फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल पे फॉल हुआ, इस मेटल पे जब लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल किया गया, तो क्या हुआ कि कोई आपको करंट फ्लो का नहीं नज़र आया। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो आपको क्या दिखना, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हुआ, यानी करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हाईएस्ट मतलब विथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी पे कोई इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी पे आपको इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा था। तो इसी फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बुलाते हैं। फोटो यानी फोटोन, दैट इज लाइट की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट आउट हो रहे हैं, तो इसीलिए उसको क्या बुलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं। अब एक और चीज है यहाँ पे
कि जैसे जैसे हम लोगों ने ब्राइटनेस बढ़ाई लाइट की, ठीक है, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाई तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी आपका बढ़ना शुरू हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका जितना इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जा रहा था, उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या थे, सेम ही थे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब बढ़ रहे थे, जब हम लोग ब्राइटनेस या फिर इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे लाइट की, तब जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, ठीक है। तो आगे में पढ़ते हैं इसको। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखे गए थे। इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from the metal surface as soon as beam of light strikes the surface। जैसे ही एक बीम ऑफ लाइट आपके सरफेस को स्ट्राइक कर रही थी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, वैसे ही तुरंत आपका इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जा रहा था, कोई टाइम उसमें लैग नहीं कर रहा था। जैसे ही पढ़ रहा था वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा था। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ब्राइटनेस कम कर दे रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जा रहे थे, ठीक है। फॉर ईच मेटल देर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर मेटल की अपनी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद ही वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना शुरू करता है, ठीक है। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बुला रहे हैं, न्यू नॉट बुलाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं देखा जाता था, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाता है। हर मेटल की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नीचे में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जैसे ये फोटोन है, ये जब आके आपके एटम पे पड़ा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हो गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन बोल सकते हैं कि आके जब एटम पे पड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर के शेल से अंदर के शेल में जाता है तो वो क्या करता है, एक्सरेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता है। जब उस पर रेडिएशंस पड़ रही थी तो वो बाहर निकल जा रहा था, और जब वो और अंदर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, रेडिएशंस को निकाल रहा है अपने अंदर से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी को ना बना सकते हैं ना ही एनर्जी को हम लोग बिगाड़ सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये सब होता क्या है, एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, एच न्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है आपका, एंड हाफ एम वी न्यू स्क्वायर क्या है, हाफ एम वी वी स्क्वायर क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर आपको पता है। होता क्या है, अब जो फोटोन आपने डाला उसकी एनर्जी क्या थी, एच न्यू के बराबर थी। मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम आ रही थी वो कितनी थी, एच न्यू नॉट थी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी। और इसके ऊपर की एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोन के पास है वो किस लिए यूज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। ये फोटोन की एनर्जी है, जितनी एनर्जी उसको चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो है आपका वर्क फंक्शन। उससे ज़्यादा की एनर्जी किस में जा रही है, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जा रही है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, ठीक है। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या पता चला, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डुअल बिहेवियर होते हैं, कौन से, एज अ पार्टिकल, एज अ वेव। पार्टिकल नेचर कब शो करता है, व्हेन इंटरेक्ट्स विथ मैटर। जैसे कि अभी देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तब पार्टिकल नेचर शो कर रहा था, ठीक है। या फिर आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तब आपका पार्टिकल नेचर शो कर रहा था। एज अ वेव व्हेन इट प्रोपेगेट्स, जब वो चलता है तो वो वेव की तरह प्रोपेगेट करता है। तो ये कौन से इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन फिनोमेना के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर किसके थ्रू पता चलता है, आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिख सकते हो और दूसरा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हो। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन आप लोग फिजिक्स में डिटेल में पढ़ लोगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव्स आपस में आके इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे को, या तो इनहेंस करती हैं या फिर डिक्रीज हो जाता है उनका, ठीक है। या फिर डायफ्रैक्शन यानी कोई ऑब्स्टिकल जिसके अराउंड जो है वो लाइट आपका मूव करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन बुलाते हैं, ठीक है। बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड अ ऑब्स्टिकल,
उसी को हम लोग डायफ्रैक्शन बुलाते हैं। डिटेल में आप लोग फिजिक्स में पढ़ लोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। Okay, when a ray of white light is spread out into the series of colored band, जो white light है जब उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं तो सीरीज ऑफ कलर बैंड में मिलता है, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम आप लोगों ने देख रखा होगा, नेचुरली देख रखा होगा। जब आपका बारिश होता है तो बारिश होने के बाद से आप लोगों ने रेनबो देखा होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग को सारे कलर्स एक तरह से नज़र आते हैं, इसीलिए रेनबो बुलाते हैं। आपका वायलेट भी नज़र आता है और रेड भी नज़र आता है, तो दैट इज़ योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वहाँ पे कोई प्रिज्म तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो आपके एज अ प्रिज्म काम करते हैं और वही वाइट लाइट को स्प्लिट करते हैं डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है इमिशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अगर किसी सब्सटेंस ने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर, जैसे पीछे में मैंने बता रखा था एब्जॉर्ब किया है तो इमिट भी करेगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ या किसी की भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है, जब वो इसको इमिट करता है और उसका जो स्पेक्ट्रम हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, या फिर स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस होता है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस होता है। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। The splitting of white light into 7 continuous colors from violet to red so that each of them merges into the next। जो विबग्योर का कलर होता है कि 7 कलर में स्प्लिट होता है और एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होता है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा कलर ख़त्म हो रहा है, वो सारा कंटिन्यूअस होता है। तो उसी कंटिन्यूअस वाले को हम लोग क्या बुलाते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बुलाते हैं, ठीक है। दैट इज़ योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कलर्ड लाइन्स एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस इन द कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको अगर लाइन टाइप का दिख रहा है, यानी कहीं कहीं स्पेसिफिक प्लेस पे आपको कोई डार्क कलर का लाइन दिख रहा है, सॉरी कलर्ड लाइन दिख रहा है और बाकी आपको डार्क स्पेसेस दिख रहे हैं, तो उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, विबग्योर पूरा 7 कलर्स आपको नज़र नहीं आएंगे, 1-2 कलर आप लोग को कहीं कहीं नज़र आएंगे और बाकी आप लोग का क्या होगा, डार्क स्पेसेस होगा। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बुलाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बुलाते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको देख लेते हैं। ऑब्टेन्ड व्हेन द वाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज। अब कोई सब्सटेंस आपने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, वाइट लाइट दिया, इस पे आपने डाला, तो ये सब्सटेंस क्या करेगा, कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा ये, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट है, यानी इसके थ्रू जो पास हुई है, अगर उस लाइट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब वाइट लाइट को जब हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे तो आपको पूरा 7 कलर वहाँ पे मिलेगा, एनालाइज करोगे तो पूरा 7 कलर मिलेगा, लेकिन उसी वाइट लाइट को जब सब्सटेंस के थ्रू पास करवा के फिर ट्रांसमिटेड वाले को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो आप लोग देखोगे कि कुछ कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे वो कलर जो होगा वो मिसिंग होगा। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेसेस पे इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम पढ़े, एक इमिशन पढ़ा और दूसरा एब्जॉर्प्शन पढ़ा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसका पढ़ा था, वाइट लाइट को जब किसी सब्सटेंस के थ्रू हम लोग पास करवा के फिर ट्रांसमिटेड लाइट को, ये सारे वर्ड्स जो हैं ट्रांसमिटेड, जो वर्ड्स हैं आपके ट्रांसमिटेड, ये मैंने पहले बता रखा है। ट्रांसमिटेड क्या, जो एब्जॉर्ब जो नहीं करता है और उसको अपने थ्रू पास होने देता है, उसको ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं, ठीक है। तो जब वाइट लाइट को किसी सब्सटेंस पे डालते हैं
और उस ट्रांसमिटेड लाइट को हम लोग एनालाइज करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम को क्या बुलाते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब कोई सब्सटेंस कोई एनर्जी या लाइट इमिट कर रहा है उसका जब स्पेक्ट्रम हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा आपका लाइन स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, और जो इमिशन होगा वो आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है। कुछ कुछ पर्टिकुलर केसेस में आपका कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज वो आपका लाइन होगा। ठीक है, जैसे वाइट लाइट हो गया तो उसमें जब वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाओगे तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। तो कुछ कुछ केसेस में आपको कंटिन्यूअस मिल सकता है इमिशन वाला, बट नॉट ऑलवेज। नेक्स्ट है आपका ये, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस यानी एक कलर दूसरे कलर में आपका मर्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस है, बीच में आपको कोई ब्रेकेज नजर नहीं आ रहा है, कोई डार्क लाइंस नजर नहीं आ रही है। ये आपका इमिशन हो गया, ये आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन इमिशन एब्जॉर्प्शन पहले देख लेते हैं। आपने सब्सटेंस लिया था, वाइट लाइट को पास करवाया, ठीक है, सब्सटेंस के थ्रू, फिर जो ट्रांसमिटेड वाइट लाइट है उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह आप लोग को कुछ कुछ कलर मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर के बैंड्स नजर आ रहे हैं। यानी इस पर्टिकुलर जगह पे जो वेवलेंथ, जो एनर्जी थी, जो फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, वो किसने ऑब्जॉर्व कर लिया, सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और बाकी जो ट्रांसमिटेड है उसमें रेस्ट ऑफ द कलर्स आप लोग को नजर आ रहे हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन लाइन हो गया। ठीक है, अब उसी सब्सटेंस को जब हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, उसी एक्साइटेड सब्सटेंस को, उसने एब्जॉर्ब कर रखा है ना, अब वो एक्साइटेड है, खुश है, खा पी के खुश है वो। ठीक है, अब जब उसको हम लोग हीट करेंगे या उससे जो इमिट हो रही है लाइट, उसको जब उसका स्पेक्ट्रम हम लोग देखेंगे तो क्या ना जाएगा, जहां जहां उसने लाइट एब्जॉर्ब कर रखा था वहां वहां आपको कलर्ड बैंड नजर आ रहे हैं, और बाकी जगह आपको आपको डार्क स्पेसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, इमिशन लाइंस हो गया। जो उसने खाया था वो उसने उल्टी कर दिया। ठीक है, तो ये आपका था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइंस क्या होती हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन क्या होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जल्द से जल्द आप लोग के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।